आपने पूछा एक्सरसाइज 8.1 यस सर। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो लास्ट के पार्ट्स हैं GHIJK ये सभी सिमिलर ही हैं। इससे पहले जो है उनमें अपॉन में 10 लिखा हुआ है पहले से ही, तो जब भी 10 हो तो हमें पता है एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है और उस तरीके से ये डेसिमल में बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद वाले जो हैं, जैसे ये G की बात करें तो इसमें लिखा है 3/2। अब जब नीचे ये 2 है तो हम इसको डेसिमल में नहीं बदल सकते, नीचे तो 10 होना चाहिए हमेशा, तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो अब कैसे बनाए 10 वो आपने देखना है यहाँ पर। तो उसके लिए करना क्या है हमने कि इसमें 10 बनाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 10 बनता है? 2 5 जा। हाँ, तो 5 आ गया। अब जब 5 से मल्टीप्लाई किया ना डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को, तो ऊपर वाले को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने मल्टीप्लाई करना होता है वो सिर्फ एक में नहीं करेंगे, वो ऊपर किया तो नीचे भी करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, दोनों में करेंगे। तो अब क्या बन गया ये बताओ। सर इसमें कर लूं? आप बताओ बस कितना बनेगा। 5 5 0 सर 3 5 जा 3 5 जार 15 15 अपॉन on 10 10। अब बन गया 10 ये। तो अब इसके हिसाब से आप पॉइंट में बता सकते हो क्या बनेगा। 10 से एक 0 है तो एक से पहले पॉइंट लगा देना, 1.5। बस इस तरह से करना है। तो नीचे 10 बनाने की कोशिश करनी है आपने। 1.5 10 बन जाएगा तो आपका इजिली ये पूरा हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी हैं। एच देखो इसमें एच में 2/5 लिखा है, क्या करेंगे इसमें? फिर से डिनोमिनेटर को 10 बनाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 2 है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2 से नीचे किया तो 2 से ही ऊपर भी करेंगे। कितना बन जाएगा? सर 5 से भी कर सकते हैं, उनसे भी। हम्म, क्या कहा आपने? सर 5 से भी कर सकते हो, सर 5 से भी कर सकते हो, 2 से भी। आपको 10 बनाना है यहाँ पर। ये 5 लिखा हुआ था यहाँ पहले ही, तो किससे मल्टीप्लाई करके 10 बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बनेगा। हेलो, 2/5 है यहाँ पर, है ना? अब हमें इसको 10 बनाना है। ये नीचे जो है 5 है, इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई करके 10 बनेगा? 5 2 जा। तो 2 से ही करना पड़ेगा ना। सर 5 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 से सर 10 5 से करेंगे तब भी 10 बनेगा। नो सर 5 5 5 10 25 25 बन जाएगा। तो 25 थोड़ा चाहिए हमें, हमें तो 10 बनाना है, हमेशा ही 10 बनाना है। जब भी डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं 10 बनाना पड़ेगा। और 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है ये ध्यान रखना है बस आपने। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है पहले ही, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। तो 2 नीचे किया मल्टीप्लाई तो 2 ही हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने ये करना है। तो अब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? सर 2 2 जा 4 4 अपॉन अपॉन 10 10। और अब इसको डेसिमल में बना लो। सर 0.4 0.4, बस ये आंसर हो गया। ओके, इसके बाद आई, यस सर। आई वाला पार्ट 12/5 है। इसमें सर इसमें मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे वाले को ही देखना है बस। 5 2 जा
तो किससे करना है हमने मल्टीप्लाई? 2 से। 5 2 जा 10। 2 से। अब 2 से नीचे किया तो ऊपर भी 2 से। कितना हो गया? 2 से ही 24 24 अपॉन 10 10। अब ये कितना बन गया? 2.4। 2.4। बस ये आंसर हो गया। ओके। जे और के भी इसी तरह के हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में तो पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ का ही जे, इसमें है 3/3/5। तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाओ इसको। क्या करते हैं, सिंपल कैसे बनाते हैं? सर पहले मल्टीप्लाई हाँ। फिर प्लस। 5 5 to 10 5 15 इन दोनों को 18 मल्टीप्लाई, 5 3 जार 15 और ये ऊपर वाला प्लस 18 अपॉन 18 upon 5। 5। नीचे हमेशा वही आता है। अब इसको फिर डेसिमल में बनाना है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किससे? 5 2 जा। हाँ, 2 से। नीचे भी ऊपर भी। कितना बन गया? 18 2 जार 36 और नीचे 5 2 जार 10। अब बताओ डेसिमल में क्या आ जाएगा? 3.6। 3.6। तो बस इस तरह से हो जाएगा। अगर समझ में ना आए, जैसे अभी जब देख रहे हैं अभी समझ में आ गया, मान लो बाद में फिर भूल जाओ, तो जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसको भी आप दोबारा देख सकते हो। तो रिकॉर्डिंग देखकर भी आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। ओके। यस सर। के पार्ट, के तो कर लोगे अब इसी तरह से। अब आप ही बताओ पूरा क्या करें, क्या लिखूं मैं, यस सर। बताते जाओ। 2 into 2 2 2 जो 4 6 2 4 जे 2 2 2 4 2 6 4 जा 9/2। 9/2 फिर अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 into 2 2 3 4 2 6 2 4 जे 5 upon 5 अपॉन 5। ऊपर नीचे सेम। आगे upon 5 अब 9 जा 9 9 जा 18 9 जा 7 4 6 9 5 जा 45 45 अपॉन upon 10 10 और देन डेसिमल में क्या बन जाएगा? 4.5 4.5। बस ये आंसर बन गया यहाँ पर। तो इस तरह के थे ये क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है इसमें? नो सर। ठीक है, तो आपने ये कर लेने हैं और ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। हो गया ना कंप्लीट? यस सर। इसके बाद हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 14, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। लास्ट चैप्टर है ये, प्रायोगिक ज्यामिति। तो इसकी जो है हम जो यहाँ बात करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 14.6 की बात करेंगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज 14.6 की। इसमें क्या है, इसमें एंगल्स की बात है, एंगल्स बनाने हैं। प्रायोगिक ज्यामिति या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब है ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकली खुद बनाते हैं जब हम, तो अब हम उसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री की फिगर्स बनानी है यहाँ पर, और उसमें हम जो बात कर रहे हैं एंगल्स की बात कर रहे हैं, कोण बनाने हैं। ये आपने ड्राइंग में भी सीखे हुए हैं, एंगल्स बनाना, कोण बनाना, और साथ में क्लास 5th में भी एंगल्स आपने बनाए होंगे। तो प्रकार पेंसिल का यूज करके, कंपासेस जो होती है उसका यूज करके आपने यहाँ पर एंगल्स बनाने हैं। तो कौन कौन से एंगल्स बनाने हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो यूट्यूब पे है, वहां से आपने देखनी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी वो वीडियो में क्या है।
एक मिनट, फिर आप कोई यूट्यूब में से देख सकते हैं। दिख रही है प्रीतिका? माइक ऑफ है आपका। इसमें यहाँ पर ये वीडियो जो है ये मैं अभी आपको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा। वहां से आपने देखना है इसमें पूरा कैसे प्रकार से बनेगा, वो पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से आपने देख देख के बनाना है। अभी मैं बस आगे कर करके आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो पूरी की पूरी है, इसमें सारे एंगल्स बनाने सिखाए हुए हैं इकट्ठे ही। पहले ये 0 डिग्री का आया, फिर उसके बाद ये यहाँ पर 60 डिग्री, 120 डिग्री आपने कुछ बनाए भी होंगे ये। तो इस तरह से आपके ये एंगल्स बनते जाएंगे। ठीक है, ठीक है प्रीतिका। यस सर। ये आपने सारे एंगल्स जो इसमें बताए हैं वो बना लेने, बस इतना सही काम है। इसमें सभी एंगल्स जितने भी आपके सिलेबस में हैं यहाँ पर वो सभी हैं बने हुए। इस वीडियो कैसे बनाने हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पर इसमें बताया हुआ है, बस यहीं से देख के ये सर ये एंगल्स। ऐसे ही बनाना है? इसमें सभी के सभी एंगल्स इकट्ठे बता दिए मैंने बनाने के लिए, लेकिन आपने हर एक एंगल अलग अलग बनाना है, क्योंकि आपको पेपर में सारे एंगल्स नहीं आएंगे बनाने के लिए, कोई एक एंगल आएगा इनमें से बनाने के लिए। तो आपने ये सारे के सारे एंगल्स अलग अलग बनाने हैं। 0 डिग्री का अलग बनाना है, 15 डिग्री का अलग, 30 डिग्री का अलग, 45 का अलग, 60 डिग्री का अलग, ये सभी के सभी टोटल यहाँ पर ये 15-16 एंगल्स हैं। सभी के सभी एंगल्स आपने अलग अलग। 16 है कि कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंगल्स हैं ये। तो ये 13 के 13 एंगल्स आपने अलग अलग बनाने हैं। तो वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से देखकर समझकर आपने बनाने हैं। ओके, तो आज के लिए यस सर। मैथ का ये काम है। उसके बाद हमने साइंस का करना है थोड़ा सा आज। तो ये है चैप्टर नंबर 14, वाटर। वाटर हिंदी में पानी, जल, वही है यहाँ पर। तो बेसिक मेन मेन चीजें अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको पहले तो पता ही है कि वाटर क्या है, किस काम आता है, अलग अलग चीजों के काम आता है। तो वहीं से यहाँ इसकी शुरुआत होती है इस चैप्टर की। इसमें सबसे पहले यही एस्टिमेट करना है, आपने अंदाजा लगाना है कि हम लोग कितना पानी यूज करते हैं। तो ये है यहाँ पर टेबल 14, एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय योर फैमिली इन अ डे। आपके परिवार का एक दिन में कितना पानी आप यूज करते हैं वो आपने यहाँ पर एस्टिमेट करना है, लिखना है। तो या तो कॉपी में या यहीं बुक में ही आपने लिखते जाना है इसमें पेंसिल से, और फिर ये शेयर करना है आपने। ड्रिंकिंग, पीने के लिए लगभग कितना पानी यूज करते हैं आप लोग, वो यहाँ पर आपने लिखना है। जैसे लगभग एक आदमी की बात करें तो 2 से 3 लीटर, 4 लीटर पानी पी लेते हैं एक इंसान। तो आप अपने हिसाब से अपने परिवार का एस्टिमेट कर सकते हैं कि पीने के लिए हम लगभग 5 लीटर पानी यूज करते हैं, ब्रशिंग करने के लिए कितना यूज करते हैं, लगभग 5 लीटर, ऐसे अंदाजे से। नहाने के लिए कितना यूज करते हैं, नहाने के लिए लगभग 1 डेढ़ बाल्टी यूज करते हैं सभी लोग। तो 15 से 20 लीटर होता है वो पानी। तो 4 लोगों का परिवार है तो वो लगभग 70-80 लीटर, 90 लीटर पानी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने सभी में ये लिखना है। फिर नीचे यहाँ पर टोटल करना है उसका। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि हम एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं एक घर में। और उस तरीके से अगर उसी यूज यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसी यूसेज को, कि एक घर में एक दिन में इतना होता है, तो पूरे यहाँ इंडिया की बात करें तो कितने घर हैं, या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितने घर हैं, तो कितना ज्यादा पानी यूज होता है, तो वो पानी कहाँ से आता है, उसमें कितना वेस्ट होता है, वो सारे हम आइडिया यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वही यहाँ पर इसको बताने का मेन पर्पस है कि हमें आइडिया हो कि हम कितना पानी खर्च करते हैं, उसमें से कितना वेस्ट हो जाता है, वो पानी आता कहाँ से है, वो है यहाँ पर। फिर तो अलग अलग पानी के सोर्सेज होते हैं, तो वो सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से वो पानी आता है, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि टैप वाटर जो घरों में पानी आता है वो कैसे आता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सोर्स होता है, ऐसे नदी, झील, तालाब वगैरह,
या जमीन के अंदर खुदाई करके पानी निकलता है, उसको मोटर से लेते हैं, फिर उसको टैंक में पहुंचाते हैं, टैंक से फिर पाइपलाइन से वो सप्लाई होता है घरों में। तो इस तरीके से वो पानी हमारे पास टैप वो है यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ पर हमारी अर्थ भी दी हुई है, पृथ्वी। अगर स्पेस से देखें तो वो नीले रंग की नजर आती है। ये नीला हिस्सा जितना भी नजर आ रहा है ये सारा का सारा पानी है। इतना सारा पानी है धरती पर, लेकिन सारा का सारा इस्तेमाल करने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ये जितना भी वाटर नजर आ रहा है ये सारा ओशंस है, ये समुद्र, महासागर। और उसमें जो पानी होता है वो उसका टेस्ट कैसा होता है? ओशंस के पानी का टेस्ट कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर होता है वो। उसमें बहुत सारा नमक होता है, तो वो पीने लायक नहीं होता है। तो इस वजह से उस पानी को हम पी नहीं सकते। तो पीने लायक पानी जो है वो ओशंस का नहीं है, नदी, तालाब, झील वगैरह में जो होता है, रिवर्स, लेक्स वगैरह में, उसको हम पी सकते हैं। जमीन के अंदर से ग्राउंड वाटर मिलता है, उसको हम पी सकते हैं। नदियों में जो पानी आता है वो पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है उससे होकर आता है, तो उसको हम पी सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो है वाटर का सोर्स, ये रेन, वर्षा। हिंदी में भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं साथ में। तो रेन जो है ये अल्टीमेट सोर्स है, वर्षा, बारिश जो है ये अल्टीमेट सोर्स है पानी का। जमीन पर जितना पानी करोड़ों साल पहले था उतना ही पानी आज भी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर पानी जो है वो समुद्र में ही है, ओशंस में। तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? वो ज्यादातर रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है। वो आता कहाँ से? उसके लिए यहाँ पर आपके सामने ये टॉपिक है, वाटर साइकिल। पानी वही है पूरी धरती पर, जितना पहले था उतना ही आज है, वही घूमता रहता है बस। उसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। हिंदी में कहते हैं जल चक्र। जल चक्र तो एक गोल चक्र है जिसमें ये घूमता रहता है पानी, एक साइकिल है। तो वो क्या है साइकिल? वो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। साइकिल का, वाटर साइकिल पूरा यहाँ पर इकट्ठा दिया नहीं है, लास्ट में तो नहीं दिया, एक मिनट देख। हाँ, ये है वाटर साइकिल का एक डायग्राम। पेपर में आता भी है, वाटर साइकिल का डायग्राम बनाओ। इसमें क्या है देखो, यहाँ पर पानी जो जमीन पर है वही जब सन रेज से, सूरज की गर्मी से गर्म होता है तो उससे वेपर्स बनती है, भाप बनती है, भाप बनकर वो ऊपर उठता है। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो भाप बनकर जो ऊपर उठ रहा है वही ऊपर जाकर ठंडे होकर ये बादल बनते हैं, ये ऊपर बादल। बादल जब और ठंडे होते हैं, जैसे पहाड़ों के पास पहुंचकर या ज्यादा ऊंचाई पर जाकर, तो वो फिर से ठंडे होकर फिर से पानी बन जाता है उनका, और वो पानी नीचे बरसना शुरू हो जाता है। तो वही है ये रेन, और रेन वाटर फिर से हमारे पास आ जाता है। तो समुद्र जो है, ओशंस, उनमें पानी खारा है, लेकिन उसमें से गर्म होकर जो भाप बनती है उसमें नमक थोड़ा ना जाता है ऊपर। ऊपर तो सिर्फ पानी की भाप जा रही है, वेपर्स जा रही है। तो वो साफ पानी है जो ऊपर जा रहा है, उसी से बादल बन रहे हैं। बादल से जो बारिश हो रही है वो बिल्कुल प्योर वाटर है, शुद्ध जल है। और वही फिर नदियों, तालाबों, झीलों में इकट्ठा हो जाता है और उसको हम पीने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जो पानी ऊपर जा रहा है वही नीचे आ रहा है, फिर से वही ऊपर जाएगा, फिर से वही नीचे आएगा। तो इस तरह से पूरा एक ये साइकिल है, गोल चक्र है। इसलिए इसे जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। इसके लिए पीछे कुछ एक्टिविटीज भी दी हुई है यहाँ पर। अगर हम चलें पीछे, तो यहाँ पर वाटर साइकिल का ये कैसे पानी भाप बनता है उसका एग्जाम्पल जो है, एक ये दिया हुआ है कि हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं इस तरह से, गीले कपड़े धोने के बाद तो वो कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर है वो वेपर्स बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है। उसका एक एग्जाम्पल, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो जाती है, ये हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो चैप्टर था उसमें भी किया है। इसका एक एक्टिविटी आप ये वाली करके देख सकते हैं। आप दो प्लेट लें, कोई भी दो बर्तन, और उसमें पानी रख लें, समान सेम क्वांटिटी, दोनों में सेम पानी रखा है बराबर। एक को धूप में रख दिया और एक को छाया में, तो आप देखेंगे धूप में जो रखा है वो जल्दी खत्म हो जाता है,
उसका लेवल जल्दी कम हो जाएगा और जो छाया में रखा है उसका धीरे धीरे कम होगा। जैसे आप धूप में रख दें दिन में, तो आप शाम तक देखेंगे कि इसमें जो पानी है वो बहुत थोड़ा सा बचा है जो धूप में रखा था, और जो छाया में रखा था उसमें पानी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब वो पानी कहाँ गया? वो पानी वेपर्स बनकर उड़ गया। ये नहीं है कि छाया में नहीं उड़ता, छाया में भी उड़ेगा लेकिन वो बहुत कम होगा। तो वेपर्स कम बनती हैं, जितना ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा वेपर्स बनती हैं। तो ये इवेपोरेशन का एक एग्जांपल हो गया। तो इसको भी आप करके देख सकते हैं। उसके बाद है ये हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं। तो इसको भी हम कर ही चुके वाटर साइकिल में कि बादल कैसे बनते हैं। पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर जाता है और वही ठंडे होकर बादल बनते हैं। वही है यहाँ पर। उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं एक्टिविटी। आपने देखा होगा गर्मियों में ठंडा पानी आप लें, बर्फ वाला पानी या फ्रिज से पानी लें ग्लास में, तो ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती है, पानी की बूंदें इकट्ठी होती हैं गिलास के बाहर, हो जाती है ना इकट्ठी, बाहर से गीला हो जाता है ना ग्लास, ठंडा पानी लें तो। यस सर। वो कहाँ से कैसे गीला हुआ? अंदर से आया पानी बाहर? नो सर। कहाँ से आया वो पानी? हवा में ही चारों तरफ, हमारे चारों तरफ क्या है? वेपर्स हैं, है ना, वेपर्स, भाप। यस सर। वो भाप जो है चारों तरफ है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो हवा में मिक्स है, गैस की फॉर्म में। लेकिन जैसे ही ठंडे पानी के कांटेक्ट में आई, ठंडे गिलास के, तो गिलास के पास आते ही ठंडी होकर वो फिर से वाटर की ड्रॉप्स बन गई, तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है गिलास के बाहर, वो गीला होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, संघनन हिंदी में कहते हैं, संघनन। तो पहले हमने बात की कि भाप बनकर ऊपर उठता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं और हिंदी में वाष्पन कहते हैं। और जब पानी की भाप जो ठंडी होती है तो दोबारा वो पानी की बूंदें बनती हैं, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है। यही आप यस सर। खाना पकाते हुए भी देख सकते हैं। खाना जब पकाते हैं किसी भी बर्तन में, चाय बनाते हैं, तो उसमें से भी वेपर्स निकलती हैं, भाप निकलती है ना, निकलती है ना। जब खाना पकाते हैं कोई भी तो उसमें बर्तन से भाप निकलती है, वेपर्स निकलती हैं। और उसके ऊपर जब ढक्कन लगाते हैं तो आप ढक्कन को हटाकर देखें थोड़ी देर बाद, तो उसमें भी ढक्कन पर भी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो कैसे हुई कि नीचे से वो जो भी आप खाना पका रहे हैं उसमें जो पानी था वो गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, उसकी भाप बन रही है, वेपर्स बन रही है। और जो ढक्कन लगा है, ढक्कन थोड़ा ठंडा होता है तो उससे फिर टकराने के बाद दोबारा वो वेपर्स पानी बन जाता है। तो इस तरह से वेपराइजेशन, ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होती रहती है। तो यही प्रोसेस है बादल बनने का भी। तो क्लाउड्स जो बन रहे हैं वो इसी तरीके से बनते हैं हमारे। तो यहाँ पर ये क्लाउड्स दिए हुए हैं, इसमें यही हो रहा है। जो इवेपोरेशन हुई थी वो पानी की भाप, वेपर्स, वो ऊपर गई थी, ऊपर ठंडी होकर वो बादल के फॉर्म बन जाती है। बहुत बारीक बारीक बूंदें होती हैं वो, इसलिए वो बादल नजर आते हैं। लेकिन जब वो और ठंडे होते हैं, वो छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो इकट्ठी होकर बड़ी बड़ी बूंद बन जाती हैं, तो वो ऊपर उड़ नहीं पाती हवा में, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। तो उससे फिर ये बारिश होना शुरू हो जाती है। ओके। यस सर। और वो यहाँ पर दिखाया कि बारिश का पानी वो बहकर फिर दोबारा नीचे आता है और फिर वो जाकर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह से ये पूरा चक्र चलता रहता है, उसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो इस तरह से बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स, फ्लड, बाढ़। बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे बाढ़ आ जाती है। तो वो भी इसका, बाढ़ से नुकसान भी होते हैं, फ्लडेड एरिया का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, कई लोग मर जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, मर जाते हैं, घर का, गाड़ियों का, हर चीज का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह का भी होता है। इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी आप खुद भी सोच सकते हैं, साथ में नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद है यहाँ पर एक टॉपिक और, कि क्या होगा अगर बारिश हो ही ना तो। कई ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश होती नहीं है, तो क्या होता है वहां पर पानी की कमी हो जाती है।
कई सालों तक बारिश ही ना हो तो उसको हम कहते हैं सूखा पड़ गया है, सूखा। और इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? बहुत लंबे टाइम तक, कई सालों तक जब बारिश ना हो तो उससे सब कुछ सूख जाता है, चारों तरफ जो पानी है वो भी सूख जाएगा, इवेपोरेट हो के जमीन जो है वो भी सूख जाएगी, उसमें भी जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होकर वो भी सूख जाएगा, तो फिर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो उसे हम हिंदी में सूखा पड़ना कहते हैं और इंग्लिश में ड्रॉट कहते हैं, और उसकी वजह से पानी की और कमी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो पानी को बचा कैसे सकते हैं। तो पानी को बचाने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या क्या हो सकती हैं वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम जो शुरू में हमने किया था कि हम एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, वहां से आइडिया हो जाएगा कि हम बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। नहाने के लिए 1 बाल्टी की जरूरत होती है तो कई बार 2-3 बाल्टियां वेस्ट कर देते हैं। ब्रश करते वक्त हम नल खुला छोड़ देते हैं तो पानी बहता रहता है, तो नल कभी भी खुला ना छोड़ें जिससे कि पानी वेस्ट ना हो। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो वाटर कंजर्वेशन के लिए आता है वो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। बारिश के पानी को अगर हम इकट्ठा कर लें, क्योंकि बारिश तो हमेशा होती रहती है, तो उस पानी को इकट्ठा कर लें तो उसका हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे काम। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है उसका यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, देखो बारिश जो भी बारिश का पानी छत पर गिरता है, छत से क्या होता है, पाइप तो सबने लगाई होती है तो ऊपर से वो नीचे तो आता ही है। तो उसको क्या करें, एक जमीन के अंदर इस तरह का टैंक बना लें, उसमें इकट्ठा कर लें, और उसको क्या है यहाँ पर रेत बजरी डालिए नीचे, और उसके बाद फिर एक और पाइप लगाइए, उससे नेक्स्ट टैंक में इकट्ठा किया है। तो वो क्या होता है, रेत से छन कर आगे जाता है तो फिल्टर होके यहाँ पर इकट्ठा जाता है, तो ये साफ होता जाता है। तो ये सेकंड टैंक में पानी होगा, फर्स्ट टैंक में तो डायरेक्ट आया रेन वाटर का, फिर उसके बाद सेकंड में जब गया ये तो फिल्टर होकर गया, उससे यहाँ पर ये साफ पानी आ जाएगा। इस पानी का यूज कर सकते हैं हम बहुत सारे कामों के लिए। टॉयलेट्स में यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, खेतों में गार्डन में पानी देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं और हमारा बहुत सारा जो नल का पानी है, टैप वाटर, वो बच जाएगा। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो इतना ही था यहाँ इस चैप्टर में, इसको आपने समझना है। उसके बाद ये समरी यहाँ पर पढ़ना, क्या क्या हमने मेन पॉइंट्स पढ़े वो यहाँ इसमें समरी में दिया हुआ है। यहाँ पर आप जो पॉइंट्स देखेंगे इनमें से बहुत सारे जो हैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए, तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बन जाएंगे। तो उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स ये आपने करने की कोशिश करनी है रफ में। ओके।